हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश आनंद रीजनिंग आईक्यू में आज फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइस, जिसे हम लोग पासा कहते हैं। आप लोग एसएससी या रेलवे का एग्जाम देते होंगे तो उसमें आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये डाइस से एक सवाल पूछा जाता है जो आप लोग को अक्सर कंफ्यूज करता होगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए तो उस डाइस का कोई भी सवाल का जवाब आप 5 सेकेंड के अंदर दे सकेंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइस 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 में बेसिकली दो फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। पहला फोल्डेड, दूसरा ओपन। ये जो फोल्डेड है जिसको हम लोग पैक डाइस कहते हैं, तो ये डाइस जो हम लोग लूडो में यूज करते हैं वो हमारा पैक डाइस है, चारों तरफ से ये पैक रहता है। लेकिन अगर इस डाइस को अगर हम खोल दिया जैसे कि आप लोग मान लो एक कार्टून है, कार्टून में डाइस शेप का होता है, तो उसे खोल देंगे तो अलग अलग फॉर्मेट में वो चला जाएगा। तो ये कुछ एक शेप को मैंने रखा है, तो ये हो गया हमारा ओपन होने के बाद मतलब ओपन डाइस। तो दो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा, या तो फोल्डेड डाइस से या तो ओपन डाइस से। क्लियर फ्रेंड? एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक डाइस में टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, एक हमारा इसके अपोजिट का नीचे होगा, एक इसका अपोजिट इसके पीछे होगा और एक इसका अपोजिट जो है वो इसके पीछे होगा। तो टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, जिसमें से 3 सरफेस नजर आता है और 3 सरफेस छिपा रहता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह फ्रेंड कि ये जो 3 नजर आ रहा है ये तीनों आपस में पड़ोसी है। ये इसका पड़ोसी है, इसका भी पड़ोसी है, इसका पड़ोसी एक इसके बगल में भी, इसका पड़ोसी एक इसके बगल में भी है, लेकिन इसका बस एक ही अपोजिट सरफेस है जो नीचे है। सिमिलरली इसका सिर्फ एक सरफेस अपोजिट है जो इसके पीछे है और इसका अपोजिट इसके पीछे है। मतलब ये है कि डाइस में टोटल 6 सरफेस में से 3 नजर आता है और 3 जो छिपा रहता है वो अपोजिट सरफेस से छिपे होते हैं। साथ ही साथ जो दिखता है उसमें से हर सरफेस का एक अपोजिट सरफेस होता है और बाकी सभी उसके नेबर या एडजेसेंट मतलब पड़ोसी के फलक होते हैं। तो एक फलक होगा विपरीत का और बाकी के फलक उसके पड़ोसी या एडजेसेंट सरफेसेस होते हैं। क्लियर है? तो डाइस में दो फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन डाइस एक्चुअली दो प्रकार का होता है। एक होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। पासा के दो प्रकार होते हैं। तो एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम लोग मानक पासा कहते हैं। तो इफ सम ऑफ डिजिट रिटेन इन अपोजिट सरफेसेस डाइस ऑफ 7 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। यदि किसी पासा के विपरीत फलक में लिखे अंकों का योग जोड़ने पे 7 आता है तो उसे हम लोग स्टैंडर्डाइज मानक पासा कहते हैं। जैसे हम लोग जो लूडो में यूज करते हैं दोस्तों, तो उस लूडो में जो पासा यूज करते हैं उसमें आप लोग देखे होंगे कि 6 के विपरीत में 1 होता है और 1 के विपरीत में 6, 2 के विपरीत में 5, 5 के विपरीत में 2, 3 के विपरीत में 4, 4 के विपरीत में 3। और अपोजिट को जब विपरीत वाले फलक को जोड़ा जाएगा तो 1 6 7, 2 5 7, 3 4 7, मतलब विपरीत के फलक को जब जोड़ा जा रहा है तो 7 कहलाता है, तब वो मानक पासा या स्टैंडर्डाइज होता है। तो जो लूडो में यूज किया जाता है वो स्टैंडर्डाइज होता है। लेकिन एक और फॉर्मेट होता है, एक और प्रकार का डाइस होता है जिसे हम लोग कहते हैं जनरल डाइस। ठीक है, सामान्य पासा। एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम इसी फॉर्मेट से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज जनरल डाइस का डेफिनेशन क्या होता है? इफ सम ऑफ डिजिट इन एडजेसेंट नेबर सरफेसेस ऑफ डाइस इज 7 कॉल्ड जनरल डाइस। यदि पासा के पड़ोसी मतलब बगल वाले सतहों में लिखे अंकों का योग 7 हो तो वह सामान्य पासा का होता है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत के फलक में लिखे अंकों का योग 7 होता है, लेकिन सामान्य पासा में बगल में लिखे अंकों का योग 7 होता है। यदि बगल में लिखे अंकों का योग 7 हो गया तो वो जनरलाइज हुआ, और अगर अपोजिट सरफेस में लिखे अंकों का योग 7 हुआ तो वो स्टैंडर्डाइज हो गया। उदाहरण के लिए यहां समझते हैं दोस्तों, कुछ डाइस के प्रारूप हमारे दिए गए हैं। तो ये डाइस में देख रहे हैं कि 3 नेबर सरफेस नजर आ रहे हैं, सभी में 3 नेबर सरफेस बगल वाले पड़ोसी सरफेस नजर आते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पड़ोसी के फलक को जोड़ने पे 7 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ 5 और 3 8 हुआ, इसे जोड़ते हैं 5 और 1 6, 3 और 1 4। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पड़ोसी के फलकों को जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है। तो यदि पड़ोसी के फलक को जोड़ने पे 7 नहीं आया, इसका मतलब सीधा तात्पर्य यह है कि ये विपरीत के फलक को जोड़ने पे 7 आएगा, और अगर विपरीत के फलक को जोड़ने पे 7 आएगा तो ये एक स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। सेम 4 और 1 5 है, 4 और 3 7। ये देखिएगा दोस्तों, ये पड़ोसी के फलक को जोड़ने पे 7 आ गया, तो पड़ोसी को जोड़ने पे 7 आया मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये क्या हो गया हमारा जनरलाइज हो गया। यहाँ 6 5 11, 6 3 9,
5 और 3 8, मतलब ये पड़ोसी के फलकों को जोड़ने पे 7 नहीं आया। इसका सीधा तात्पर्य ये विपरीत के फलकों को जोड़ने पे 7 आएगा, मतलब ये हमारा स्टैंडर्डाइज हो गया। ये हमारा 2 4 6, 2 और 6 8 आया, 4 और 6 10 आया। इसका सीधा तात्पर्य है कि ये फिर पड़ोसी के फलकों को जोड़ने पे 7 नहीं आया, मतलब विपरीत के फलक को जोड़ने पे 7 आएगा, मतलब ये भी हमारा स्टैंडर्डाइज हो गया। ये देखते हैं 1 और 6 7, ये सीधा हमारा पड़ोसी के फलक को जोड़ने पे 7 आ गया, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं जनरलाइज है। और लास्ट यहाँ भी ध्यान दीजिएगा 5 और 2 7, ये भी हमारा जनरलाइज है। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी डाइस दिया जाएगा, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कोई क्वेश्चन में कि इनमें से स्टैंडर्डाइज कौन है जनरलाइज कौन है, तो इस प्रकार से हम लोग पता कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा जनरल। पड़ोसी को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आया है तो वो स्टैंडर्ड, और अगर पड़ोसी को जोड़ने पर 7 आया तो वो जनरल। क्लियर दोस्तों। अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे फाइंड द अपोजिट ऑफ 4 इफ इट्स अ स्टैंडर्डाइज। यदि यह एक स्टैंडर्डाइज, यहाँ पे क्लियरली लिख दिया दोस्तों कि यदि यह एक स्टैंडर्डाइज है, तो ये स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज का डेफिनेशन सीधा है कि विपरीत को जोड़ने पर 7 आता है। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, तो यदि स्टैंडर्डाइज है तो 4 के विपरीत में 3 आना चाहिए। हमारा आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट्स अ स्टैंडर्डाइज देन विच सरफेस आर हिडन। यदि एक स्टैंडर्डाइज है, यदि यह एक स्टैंडर्डाइज है तो कौन सा सरफेस छिपा हुआ है। तो हमें ये पता है कि स्टैंडर्डाइज में टोटल 6 सरफेस, इस डाइस में तो 6 सरफेस होते ही हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज में जो 6 सरफेस होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 डिजिट अंकित होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 नजर आ रहा है, तो 3 सरफेस जो छिपा हुआ कौन कौन सा छिपा होगा, 4 5 और 6। तो 4 5 6, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यदि यह एक मानक पासा और स्टैंडर्डाइज हो तो फाइंड द अपोजिट ऑफ बॉटम सरफेस। तो बॉटम सरफेस के अपोजिट क्या होगा। तो हमें ये पता है कि ये एक स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज में क्लियर हमें पता है कि अपोजिट जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो हमें बोला गया बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, नीचे वाले फलक का विपरीत में क्या होगा। तो हमें अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि नीचे के फलक में जो होगा उसका विपरीत ऊपर के फलक का होता है। तो नीचे फलक में क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इसका विपरीत ऊपर का फलक, और ऊपर के फलक में 4 है, मतलब कि नीचे के फलक में हमारा 3 होगा, 3 का विपरीत में 4, हमारा आंसर 4। क्योंकि ये नीचे फलक में क्या है ये नहीं पूछा, इसका विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत में 4। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछ देता है दोस्तों कि ये एक स्टैंडर्डाइज है, तो बताइए बॉटम सरफेस में क्या है। तो बॉटम सरफेस में वही होगा जो टॉप सरफेस का अपोजिट होगा। तो टॉप में अगर 4 है तो उसका अपोजिट जो भी आएगा वो बॉटम सरफेस में होगा। अगला सवाल चौथा नंबर ये है दोस्तों कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 5 इफ ओनली 1 2 6 डिजिट आर यूज्ड। यदि सिर्फ 1 से 6 अंक इस्तेमाल किए गए हों तो 5 के विपरीत में क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि स्टैंडर्डाइज, तो कहीं भी ये मेंशन नहीं है दोस्तों कि एक स्टैंडर्डाइज है। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा या कोई भी क्वेश्चन आप देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं रहेगा वो स्टैंडर्डाइज है। तो ध्यान से जब तक मेंशन नहीं करे उसे जनरल डाइस ही मानना है, जनरल डाइस के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। तो जनरल डाइस के ही बेसिस पे सभी जितने भी सवाल आएंगे उसे हम लोग को सॉल्व करना है। जब तक ये नहीं बोला जाए कि वो स्टैंडर्ड डाइस है उसे हमें नहीं मानना है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसे जनरल डाइस के बेसिस पे हम लोग को सॉल्व करना है, कभी भी स्टैंडर्ड नहीं समझना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे सीधा बोल दिया गया है कि एक डाइस है, इसमें 1 to 6 मतलब 1 से 6 तक ही अंक को इंगित किया गया है। तो आपको बताना है कि 5 के विपरीत में क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये स्टैंडर्ड तो है नहीं। अब 5 के विपरीत में मतलब इस फलक के विपरीत का फलक इधर होगा। अब इधर कौन सा अंक है ये नहीं पता, लेकिन 2 3 5 अगर यूज किया गया है तो, और 1 से 6 हमारा यूज किया गया, 2 3 5 दिख रहा है, इसका मतलब 1 4 और 6 ये हमारा मिसिंग है। अब 1 4 और 6 में से कौन सा इसके विपरीत में होगा दोस्तों ये हमें नहीं पता। जब हम ये नहीं बता पाएंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। योर आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 5 में आते दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया फाइंड द अपोजिट ऑफ 2 इफ 1 to 6 डिजिट ओनली यूज्ड एंड 4 5 नॉट प्लेस्ड ऑन बॉटम सरफेस। यदि सिर्फ 1 से 6 अंक लिए गए हैं और 4 5 निचले फलक में नहीं हो तो 2 के विपरीत को ज्ञात करें। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये एक डाइस है, अब इसको स्टैंडर्ड तो हम लोग मानेंगे नहीं। अब इसमें क्या बोला गया है, 1 से 6 यूज किया गया, तो 1 3 6 यहाँ पर है। इसका मतलब 2 4 और 5 नीचे कहीं कहीं पर भी लिखा गया होगा, लेकिन क्लियर बोल दिया गया कि 4 और 5 नीचे नहीं है। तो 4 5 अगर नीचे नहीं है तो 1 3 6 है, बचा हमारा 2 4 5, 4 5 हमारा नीचे नहीं है मतलब 2,
दो हमारा निचले फलक पर है, और अगर दो निचले फलक पे है तो निचले फलक का विपरीत का फलक होता है हमारा ऊपर का। इसका मतलब नीचे अगर दो है तो उसके विपरीत का फलक ऊपर में 6 जो है वही होगा, और 6 का विपरीत का 2 होगा। तो हमसे पूछा गया कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत हमारा 6, ऑप्शन नंबर 2। इसमें एक और कंडीशन हम रख रहे हैं दोस्त। अब यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 3, यही कंडीशन पे यही क्वेश्चन एक और आ गया कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। अब 3 का अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात है कि बॉटम में तो 4 और 5 नहीं रखा गया, मतलब 4 और 5 बॉटम में, मतलब निचले फलक पे 4 और 5 नहीं तो 2 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब 2 यहाँ है तो 4 और 5 या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, मतलब इसके विपरीत में 4 5 होगा या इसके विपरीत में, लेकिन कहाँ पर 4 5 है ये अभी कंफर्म नहीं है। तो 3 के विपरीत में यहाँ पे 4 5 हो सकता है, यहाँ पे मतलब 3 के विपरीत में 4 होगा या 5 हम कंफर्म नहीं है, इसलिए 3 के विपरीत में क्या बोलेंगे, या तो 4 या तो 5, इधर 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल छठा नंबर ये है कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 6, 6 के विपरीत में क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्त कि अभी तक एक डाइस दिया जा रहा था, अब 2 डाइस दिया जा रहा है। तो इस दोनों डाइस में हम कैसे पता करेंगे कि 6 के विपरीत को क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। 6 का विपरीत कोई भी डाइस को स्टैंडर्ड नहीं मानना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनरल कंसेप्ट के बेसिस पे ही आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 6 का विपरीत क्या होगा, और ये जो 2 डाइस दिया गया, एक ही डाइस का 2 प्रारूप है, मतलब एक ही डाइस का 2 अलग अलग आकृति आपके सामने रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों डाइस में 4 5 नजर आ रहा है, तो 2 सरफेस कॉमन नजर आया, तो ये एक 6 था, ये गायब हो गया और ये नजर आ रहा है नया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब भी 2 डाइस आपके सामने हो और 2 डाइस में से 2 सरफेस दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, 2 सरफेस कॉमन नजर आ रहा है और एक गायब होकर एक नया आया है, तो जो गायब होता है उसके जगह जो नया आता है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत का फलक होता है। तो 6 के जगह 2 आया, इसका मतलब 6 का विपरीत में 2 होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि 2 डाइस में 2 सरफेस कॉमन रहा तो जो गायब होगा जो नया आएगा आपस में एक दूसरे के विपरीत का होगा, मतलब 6 के विपरीत में हमारा 2 और 2 के विपरीत में हमारा 6। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द अपोजिट ऑफ 4, 4 के विपरीत को ज्ञात करें दोस्त। तो फिर से 2 डाइस दिया गया है, एक ही डाइस का 2 प्रारूप है, तो इसमें देखते हैं 2 3 कॉमन नजर आया, फिर से 2 सरफेस कॉमन नजर आया ना, तो गायब कौन हुआ 1 और नया कौन आया 4। तो जैसा मैंने बताया कि जो गायब होता है जो नया आता है आपस में एक दूसरे का विपरीत होगा। तो ये कंडीशन तभी इंप्लीमेंट होगा जब 2 सरफेस कॉमन होने चाहिए। 3 सरफेस नजर आते जिसमें 2 सरफेस यदि कॉमन हो गया तो जो गायब होगा जो नया आएगा आपस में विपरीत होगा। तो एक गायब होकर 4 आया, मतलब 1 का विपरीत 4, और यदि 1 के विपरीत में 4 है तो 4 के विपरीत में 1, तो 4 का विपरीत 1। क्लियर है दोस्तों। ये जो मैं बोला हूँ ये एक इंपॉर्टेंट रूल भी होता है, थ्योरी भी होता है, इसे आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं नोट में। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब कोई डाइस 2 डाइस आपको दिया जा रहा है, 2 सरफेस यदि कॉमन नजर आया तो एक गायब होगा और एक नया आएगा, जो गायब होगा जो नया आएगा वो आपस में विपरीत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द अपोजिट ऑफ 3, 3 के विपरीत को ज्ञात करें। अब यहाँ पे 2 सरफेस नजर आ रहे हैं दोस्तों, इस दोनों सरफेस दो डाइस में देखिएगा, एक ही डाइस का 2 प्रारूप है, तो दोनों डाइस में देखिएगा कि 4 5 6 2 3 5, यहाँ पे बस एक सरफेस कॉमन है दोस्त, सिर्फ 5 कॉमन है, बाकी 4 6 गायब होकर 2 3 आ गया है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये कंडीशन ये मैं बता रहा हूँ, ये इस कंडीशन में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि जब भी 2 डाइस में एक सरफेस कॉमन आया तो इसमें क्या करना है, जो सरफेस कॉमन है, जब 2 सरफेस कॉमन होता है दोस्त तो इसे क्लॉकवाइज में रोटेट करें। क्लॉकवाइज मतलब क्या, 5 से जो कॉमन सरफेस है उससे, बाकी से नहीं, सिर्फ कॉमन। तो कॉमन सरफेस कौन नजर आ रहा है दोस्तों, दोनों में 5 नजर आ रहा है, 5, तो 5 को आपको लिख लेना है। अब ये 5 से क्लॉकवाइज जाना है पहले डाइस पे, तो क्लॉकवाइज इस प्रकार से हम लोग को पता है घड़ी चलने की दिशा में, तो 5 के बाद क्लॉकवाइज में कौन आया 4, और फिर कौन आया 6। अब यहाँ पे कॉमन सरफेस से स्टार्ट करेंगे, 5 के नीचे 5, अब यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे 3, और फिर जाएंगे आगे क्लॉकवाइज, तो कौन आएगा 2। ये अपनी ही पोजीशन पे हो या नहीं उससे मैटर नहीं करता दोस्त, बस आपको कॉमन सरफेस से लेना, और ये कंडीशन तब करना है जब एक ही सरफेस कॉमन होगा। तो कॉमन सरफेस 5 लिया, 5 से 4, 4 से 6, 5 4 6, फिर 5 से 3, 3 से 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमने बांट लिया, 6 के विपरीत में 2, 4 के विपरीत में 3,
6 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत में चूंकि 6 सरफेस होता है, मुझे 5 ही सरफेस नजर आया, तो 5 का विपरीत वो होगा जो एक और सरफेस होगा। तो हमसे पूछा गया 3, तो 3 का विपरीत में 4, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। लेकिन यदि यहाँ पे पूछ देता दोस्त कि 5 का विपरीत बताइए, तो हमें तो इसका अपोजिट पता चला, इसका अपोजिट अभी तक नहीं पता चला। तो यह ध्यान दीजिएगा 5 का विपरीत एक अननोन होगा। अननोन मतलब कि वो जो हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं, जो अभी तक दर्शाया नहीं गया है। तो यदि ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो अननोन एलिमेंट को रखेगा। मतलब 2 यहाँ पे दिख रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, लेकिन एक जगह रख देगा 8। तो ये 8 जो है दिखा नहीं है, मतलब वो अगर 8 रखा है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंगित है, और इंगित है तो इसका अपोजिट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अपोजिट मिल गया है। इसका मतलब 5 का ही अपोजिट ये 8 होगा। क्लियर है दोस्तों। तो 2 फॉर्मेट मैंने अभी डिस्कस किया। एक डिस्कस किया यदि 2 सरफेस कॉमन होगा, जो इस सवाल में था, 2 सरफेस कॉमन रहा तो जो गायब होगा, जो नया आएगा, आपस में अपोजिट। और यदि एक सरफेस कॉमन रहा, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम लोग को पूरे चैप्टर में फोकस कर रहे हैं। तो जब एक सरफेस कॉमन रहा तो उससे क्लॉकवाइज जाना है, जो कॉमन सरफेस उससे क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, और क्लॉकवाइज जाने पे नंबरों को इंगित करेंगे और आपस में ये अपोजिट बनेगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे एक और है। एग्जांपल ये सवाल नहीं है। यहाँ पे देखिए कॉमन सरफेस कौन है दोस्त, तो बस एक कॉमन है। एक कॉमन है तो एक से क्लॉकवाइज जाइए, एक से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 2। यहाँ पे कॉमन सरफेस 1 है तो 1 के नीचे 1 को कर लिए। अब कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1, 4, 3, 1, 4, 3। अब यहाँ पे अपोजिट मिल गया। 2 का अपोजिट 3 है दोस्त, 5 का अपोजिट 4, ये आपस में अपोजिट, ये आपस में अपोजिट, और 1 का अपोजिट एक अननोन है जो अभी तक दर्शाया गया नहीं है। जो नहीं दर्शाया गया है वो 1 का विपरीत, तो जो एक अननोन रहेगा वो 1 के विपरीत में होगा दोस्तों। अब हमारे पास 3 डाइस अगर दे दिया जाए तो क्या करना है, तो कोई 3 डाइस दे, 4 डाइस दे या 5 डाइस दे, कोई अंतर नहीं है दोस्त। बस आप लोग को ये देखना है, जैसा इस क्वेश्चन में डिस्कस किए कि 2 डाइस में एक सरफेस कॉमन हो, उससे हमें सभी का अपोजिट पता चलेगा। कैसे, ये दोनों अपोजिट में पता चल जाएंगे, मतलब इसका अपोजिट ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, और इसका अपोजिट एक अननोन होगा। तो सेम यहाँ पे जितने भी हैं तीनों डाइस में बस देखिए कि कौन सा 2 डाइस है जिसमें एक ही सरफेस कॉमन हो। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3, 3, 4, 5, इस दोनों डाइस में 3, 3 कॉमन है, तो इसका यूज नहीं करना है, इसका कोई यूज नहीं है। बस इस दोनों को लीजिए, 3 क्लॉकवाइज चले जाइए, 3, 2, 1, फिर 3, 3, 5, 4, 3, 5, 4। तो हमें मिल गया 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, और 3 का विपरीत यहाँ पे एक और नजर आ रहा है 6, इसका मतलब 3 का विपरीत 6 होगा। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये दोनों लिए, ये दोनों क्यों नहीं लिए, तो इस दोनों को भी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 2, 4, 6। अब इसका यूज नहीं करेंगे, इस दोनों को अगर लेते हैं तो कॉमन सरफेस कौन है दोस्त, 2। तो 2 से अब स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, 2, 1 और 3, 2, 1, 3, यहां से 2, 4, 6, 2, 4, 6। तो 1 का विपरीत 4 जो यहां भी था, 3 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 6, और 2 का विपरीत 1 जो नया नजर आ रहा है 5। इस दोनों को भी आप ले सकते हैं, तो 3, 4, 5, 4, 2, 6। इसमें भी देख लीजिएगा कॉमन सरफेस कौन है, 4। 4 से स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज जाएंगे 4, 3, 5, 4, 3, 5। यहाँ से 4 से क्लॉकवाइज जाएंगे 4, 6, 2, 4, 6, 2। 5 का 2, 5 का 2 यहाँ भी आया है, 5 का 2 यहाँ भी आया, 3 का 6, 3 अपोजिट 6, 3 अपोजिट 6, और 4 का अपोजिट जो 1 बच गया। तो कोई भी 2 लेना है तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ये सबसे हम चेक करेंगे। बस 2 तो जो आपको पहले नजर आ गया, पहली नजर में चाहे ये दोनों नजर आया, ये दोनों नजर आया, ये दोनों नजर आया, जो भी पहली नजर में आया उसे आंसर दीजिए और निकल जाइए। ये आपको मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड लगेंगे दोस्तों आपको आंसर देने में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 डाइस अगर दे दिया जाए तो ध्यान दीजिए, बस हमें 2 डाइस बहुत जल्द, बस जैसे 2 डाइस को पकड़ना है जिसमें एक ही सरफेस कॉमन हो, बाकी का नहीं। तो ध्यान दीजिए 2, 4, 6, 2, 5 है, इसमें 2, 4 और 2, 4, इस दोनों डाइस में 2, 4, 2, 4, 2 सरफेस कॉमन है, एक ये। तो ये हमें नहीं लेना, तो आगे बढ़ जाएंगे। 2, 4, 5, 4, 5, 2, 4, 6, 4, 5, 3। तो ये दोनों में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों हमें मिल गया, बाकी का यूज नहीं करना है। इस दोनों में कॉमन सरफेस कौन है, 4। बिल्कुल सही आपने पकड़ा, 4। क्लॉकवाइज जाइए, 4, 2, 6, 4, 2, 6, यहाँ पे 4, 3, 5, 4, 3, 5, 6 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 3। अब 4 का विपरीत क्या बच गया, तो देख लीजिए, और किसी में कोई एक नया नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 1, तो 4 का विपरीत 1।
तो 4 का 1, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 6 का 5, 5 का 6। तो कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए कि 3 का विपरीत क्या है, ये भी आ गया। 4 का विपरीत क्या होगा, आ गया। 5 का विपरीत क्या है, 6 आ गया। 6 का विपरीत क्या है, 5। मतलब कोई भी पूछा जाएगा, आपका आंसर आपके पास है। तो जितने भी डाइस दे उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 डाइस दे, 4 डाइस दे या 5 डाइस दे, आपको नहीं घबराना। बस ये देखना है कि हमें 2 डाइस ऐसे, और जल्दी, जितनी जल्दी हो सके ऐसे 2 डाइस को ढूंढना है जिसमें बस एक ही सरफेस कॉमन हो। उसे क्लॉकवाइज जाइए, आपके सभी सवाल का जवाब आपके पास। अब इसी बेसिस पे कुछ सवाल। ए के विपरीत को ज्ञात करें। तो ए के विपरीत देखते हैं दोस्तों, ए डी ई एफ जी, यहाँ पे कॉमन कौन है, ई मिल गया। क्लॉकवाइज चले जाइए, कॉमन सरफेस से ही जाना है और किसी से नहीं। ई के बाद क्लॉक में डी और फिर ए, ई डी ए, यहाँ पर ई एफ जी, क्लॉकवाइज ई एफ जी, और जो कॉमन सरफेस है उसको मतलब कि एक ही पोजीशन पे प्लेस करना है। ई से क्लॉकवाइज गए एफ, एफ से क्लॉकवाइज गए जी। अब ए का अपोजिट आ गया जी, हमें ए का ही विपरीत पूछा था तो बाकी को नहीं देखना है। ए का विपरीत जी, अपोजिट जी, हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत फलक को ज्ञात करें। तो यहाँ 3 डाइस दिया गया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है कि जिसमें एक सरफेस कॉमन हो। ठीक है दोस्तों, तो 2 के विपरीत, तो यहाँ पे 3 डाइस में से आपको बहुत जल्द, चाहे 2 नजर आ रहा हो या ना, उसे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ऐसा 2 डाइस ढूंढना है जिसमें एक सरफेस कॉमन हो। तो 5 3 6, 5 3 7, इसमें 5 3 5 3 नजर आ रहा है, 2 तो कॉमन है, हमको नहीं लेना है। 5 3 6, 5 7 1, देखिए इसमें और इसमें सिर्फ 5 कॉमन है दोस्तों। बस ये दोनों डाइस को यूज कर लीजिए, 5 कॉमन है, 5 5। क्लॉकवाइज जाएंगे, 5 3 6, 5 3 6, 5 1 7, 5 1 7। हमसे पूछा गया 2 का विपरीत, तो 6 का विपरीत तो 7 होगा। 7 का विपरीत 6, मतलब 2 का विपरीत ये नहीं होगा। 3 का विपरीत 1 है, 1 का विपरीत 3 है, मतलब ये भी हमारा 2 का विपरीत नहीं होगा। तो 5 के विपरीत 5 तो नहीं होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो एक 2 जो बचा हुआ है यही यहाँ प्लेस होगा। इसका मतलब 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5, हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन 11, डॉलर के विपरीत को ज्ञात करें। तो चलिए 2 डाइस कॉमन सरफेस वाला हम ढूंढते हैं। तो यहाँ इस दोनों डाइस में डॉलर कॉपीराइट, डॉलर कॉपीराइट, 2 ठो सरफेस कॉमन है, हमें नहीं लेना है। इसमें क्या नजर आ रहा है, कॉपीराइट कॉपीराइट, एक सरफेस कॉमन मिल गया, तो कॉपीराइट को ले लेते हैं। कॉपीराइट से क्लॉकवाइज जाएंगे परसेंटेज, फिर जाएंगे डॉलर, कॉपीराइट परसेंटेज डॉलर, क्लॉकवाइज जाना है दोस्तों। कॉपीराइट, अब कॉपीराइट से कॉमन सर्विस कॉपीराइट था, अभी यहाँ पे इस डाइस में क्लॉकवाइज जाएंगे, कॉपीराइट के बाद @ फिर परसेंटेज। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे हमें ये कॉपीराइट परसेंटेज 2 सरफेस कॉमन मिला था, इसलिए इस दोनों को नहीं लेंगे, इस दोनों को लेना होगा। कॉपीराइट, तो इसमें हम लोग लेते हैं कॉपीराइट डॉलर डॉट होगा, तो इसे काट लेते हैं फिर से, कॉपीराइट डॉलर डॉट, क्योंकि इसमें दोनों में 2 सरफेस कॉमन था, हमें एक सरफेस कॉमन वाला लेना है। तो कॉपीराइट डॉलर डॉट, कॉपीराइट डॉलर डॉट, कॉपीराइट @ परसेंटेज क्लॉकवाइज, तो कॉपीराइट @ परसेंटेज। ठीक है, हमसे पूछा गया डॉलर का अपोजिट, तो डॉलर का अपोजिट @ नजर आया, हमारा आंसर। लेकिन यदि अगर पूछा जाता दोस्तों कि कॉपीराइट का अपोजिट क्या होगा, तो कॉपीराइट का अपोजिट डॉलर डॉट @ परसेंटेज तो होता नहीं, तो बचा यहाँ पे ऑप्शन में क्या, हैज, एक हैज नया सिंबल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट हो जाएगा कॉपीराइट का, कॉपीराइट का अपोजिट हैज। ठीक है, लेकिन अगर इसका सवाल का जवाब देना हो तो, लेकिन आपसे पूछा गया डॉलर, तो डॉलर का अपोजिट @। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं दोस्तों, 6 के विपरीत को ज्ञात करें। अब यहाँ पे 4 डाइस आपके सामने रखे गए हैं, तो 4 डाइस में हम लोग को कुछ सवाल का जवाब देना है। तो 4 डाइस में मैंने भी पहले भी डिस्कस किया है कि 4 डाइस में हो या 3 डाइस हो, आपको 2 डाइस कॉमन, एक सरफेस कॉमन होना चाहिए, बस उसको ढूंढना है। तो 4 5 8, 4 8 6, 4 8 4 8, 2 तो कॉमन हो गया। तो इस दोनों में ध्यान दीजिएगा दोस्त, बस 5 यहाँ पे कॉमन है, 3 7 4 8, 2 ठो अलग अलग है, 5 सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन है, तो इस दोनों डाइस को ले लीजिए। 5 क्लॉकवाइज जाएंगे, 4 8 5 4 8, 5 7 3, 5 7 3, ये हमारा हो गया। अब एक नया नजर आ रहा है 6, तो ये इसके नीचे हमसे पूछा गया 6, तो 6 का विपरीत 5, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है दोस्त। तो अभी तक हमने 12 क्वेश्चन में डिस्कस किया दोस्तों। 12 क्वेश्चन में आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत ही आसान सा डाइस का चैप्टर होता है, कोई भी सवाल का जवाब हम लोग आसानी से दे सकते हैं। बस आपको बात ये रखना है, ख्याल ये रखना है कि कौन सा डाइस, अगर स्टैंडर्ड डाइस लिख दिया तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देना है, नहीं लिखा तो जनरल कंसेप्ट के बेसिस पे, और नहीं लिखा तो ध्यान दीजिए 2 डाइस दे,
3 डाइस दे या 4 डाइस दे, जितने भी डाइस दे आपको ऐसे 2 डाइस को लेना है जिसमें सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो। उस कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज जाइए, सभी एलिमेंट को रखें और सभी का अपोजिट आसानी से आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई डाइस नहीं रहे जिसमें एक सरफेस कॉमन हो, तो जैसा मैंने कुछ सवाल भी डिस्कस किया जिसमें 2 सरफेस कॉमन था, तो 2 सरफेस कॉमन वाले में जो गायब हुआ, जो नया आया, उसका अपोजिट वो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 में x के विपरीत को ज्ञात करें। तो x इस दोनों में देखते हैं, हमें ऐसा सरफेस लेना है जिसपे सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो। x डब्ल्यू वाई एक्स वाई 2 ठो कॉमन हुआ, कैंसिल, हमें नहीं लेना है। x डब्ल्यू वाई एक्स भी जेड, ये दोनों को ले लेंगे दोस्त। क्यों? इसमें x बस एक ही सरफेस कॉमन है, तो ले लीजिए। x जो कॉमन सरफेस है उसे क्लॉकवाइज जाइए, x के बाद w आया, w के बाद y आया, x के बाद w आया, w के बाद y आया, कॉमन सरफेस x के बाद z आया, z के बाद v आया क्लॉकवाइज में, तो x के बाद z और z के बाद v। अब x की जगह क्या आएगा? तो जो भी एक नया नज़र आ रहा होगा, तो और भी कोई नया नज़र अभी तक नहीं देखा है, तो इसे छोड़ देते हैं। हमसे पूछा x का विपरीत, तो x का विपरीत तो ये दोनों तो आपस में अपोजिट है, x का विपरीत तो ये होगा नहीं, ये दोनों भी आपस में अपोजिट है, तो x का विपरीत होगा नहीं, तो x का विपरीत क्या होगा? तो जो नया होगा वो, तो नया w तो z का विपरीत है ऑप्शन में, तो w यदि z का विपरीत तो x का होगा नहीं, ये आउट। z भी नहीं होगा, v भी नहीं होगा क्योंकि v y का विपरीत है, तो नया नजर आ रहा है दोस्त r, इसका मतलब x का अपोजिट हमारा r हो जाए। इसका सीधा तात्पर्य है कि इसका विपरीत अगर पूछा जाए तो उसका अपोजिट आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है, फिर फॉर्मेट के मतलब कि इस डाइस के बेसिस पर नहीं। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में एक नया एलिमेंट रखा गया, जो नया एलिमेंट होगा वही इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आर है, तो आर आंसर। यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे अगर मान लिया जाए टी रख देगा तो टी नया हो जाएगा, जो भी नया एलिमेंट होगा वही इसका अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं दोस्त, फाइंड द अपोजिट ऑफ 5 के विपरीत को ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा 1 2 6 4 6 4 3, तो यहाँ पे कॉमन सरफेस कौन है? 6 दोनों में कॉमन है, कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। 6 1 2 6 1 2 6 3 4 6 3 4, 2 के विपरीत में 4 नजर आया, 4 के विपरीत में 2 नजर आया, 1 के विपरीत में 3 नजर आया, 3 के विपरीत में 1 नजर आया, तो 6 के विपरीत में क्या होगा? तो यहाँ पे 5 अगर लिख दिया तो 5 इसका मतलब इस डाइस में कहीं ना कहीं तो है। 5 जहां भी है वो 1 का विपरीत में तो नहीं होगा, 3 के विपरीत में भी नहीं होगा, 2 के विपरीत में भी नहीं होगा, 4 के विपरीत में भी नहीं होगा, तो ये 5 किसके विपरीत में होगा? तो बिल्कुल सही पकड़ा, 6 के विपरीत में हमारा 5 होगा। तो यदि 6 के विपरीत में 5 होगा तो 5 के विपरीत में हमारा 6, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। If 4 is placed on bottom surface, then find the opposite of 9। यदि निचले फलक पर 4 लिखा हो तो 9 के विपरीत को ज्ञात करें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, निचले फलक पे 4 लिखा हो तो 9 के विपरीत, तो ध्यान दीजिए दोनों डाइस में 9 ऊपर लिखा गया है, और ऊपर जो भी एलिमेंट होता है उसका अपोजिट कहाँ होता है दोस्त? नीचे। ऊपर जो भी होगा उसका अपोजिट क्या होगा? नीचे। तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि निचले फलक पे 4 लिखा है, मतलब निचले फलक पे 4 लिखा हुआ है, तो निचले फलक में 4 है तो 4 किसके विपरीत में होगा? ऊपर वाले फलक, और ऊपर के वाले फलक में 9 है, इसका 9 के विपरीत में 4, 4 के विपरीत में 9, तो 9 के विपरीत का फलक क्या होगा? 4। हमारा आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था, तो इसको कुछ लॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं। क्लियर दोस्त? ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ रहे हैं, विच सरफेस इज हिडन। इसमें आपको बताना है कौन सा फलक छिपा हुआ है। अब जो सवाल है आपको लॉजिक के बेसिस पे थोड़ा देना है, क्योंकि जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, जितने अभी डिस्कस किए उतने ही थे, उतने ही पे आपको सभी सवाल में जितने भी पूछे जाएंगे उसका जवाब आ जाएगा। जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्त, फिर से मैं बता रहा हूँ, बस 2 डाइस ऐसा ढूंढिए, चाहे 3 डाइस दिया रहे क्वेश्चन में, 4 डाइस दिया जाए, 5 डाइस दिया जाए, जितने भी डाइस दिया जाए, बस आपको ऐसे 2 डाइस को पकड़ना है जिसका सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो, उसे क्लॉकवाइज जाइए, आपका आंसर आपके पास होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा फलक छिपा हुआ है, तो पहले देखते हैं कॉमन सरफेस कौन है। तो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन सरफेस है तो क्लॉकवाइज जाइए, 6, उसके बाद क्लॉक में 4 और फिर 2, 6 4 2, यहाँ से क्लॉकवाइज 6 से 9, 6 के बाद 9, 9 के बाद 5, 9 के बाद 5। अब हमें 2 का विपरीत 5 पता चल गया, 5 का विपरीत 2 पता चल गया, 4 का विपरीत 9 पता चल गया, 9 का विपरीत 4 पता चल गया, तो 6 का विपरीत क्या होगा? तो 6 का विपरीत
हमें नहीं पता, तो पूछा गया कौन सा फलक छिपा हुआ है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि 6 का जो अपोजिट है वो छिपा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन थोड़ा गलती से लिख दिया है, तो इसको यहाँ पे चेंज होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे होगा कौन सा विपरीत, कौन सा फलक छिपा हुआ है, तो 6 का विपरीत, मतलब 6 का जो विपरीत है अभी तक पता नहीं, मतलब ये अभी तक छिपा हुआ है, तो 6 का विपरीत छिपा हुआ है, मतलब अपोजिट ऑफ 6, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा फलक छिपा हुआ है, 6 का विपरीत छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ 2 is placed on bottom surface then find the adjacent neighbor of 3। यदि 2 निचले फलक पे है, निचले फलक पे कौन है, 2, ये क्लियर हो गया है दोस्त। अब अगर 2 निचले फलक पर है, यदि 2 निचले फलक पर है, तो हमें ये नहीं बताना है कि किसका अपोजिट क्या होगा। यहाँ पे सवाल चेंज कर दिया गया, पूछा गया कि 3 के पड़ोसी फलकों को ज्ञात करें, एडजेसेंट सरफेस ऑफ 3। तो यहाँ पे पहले कॉमन सरफेस ढूंढ लीजिए, 4 5 6 4 3 8, कॉमन सरफेस कौन है, 4 4 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन सरफेस है जैसा हमने डिस्कस किया, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 4 से 6, 6 से 5, 4 6 5, यहाँ पे 4 4 से 8, 8 से 3, 4 8 और 3। और चूंकि पहले ही बता दिया गया कि 2 निचले फलक है, तो 2 यदि निचले फलक पर है तो ये 4 के विपरीत का होता है नीचे वाला फलक, 4 के विपरीत मतलब ऊपर के विपरीत का नीचे वाला फलक है, तो ऊपर 4 है तो उसका विपरीत में 2, तो ये हो गया। अब हमें बताना है 3 के पड़ोसी फलक, तो 3 का अपोजिट कौन नजर आया, 5, मतलब ये तो अपोजिट है। अब ये अगर अपोजिट है तो बाकी सारे इसके पड़ोसी फलक में होंगे, क्योंकि डाइस में ध्यान दीजिएगा इसका एक विपरीत है, बाकी सारा इसके पड़ोस में है। इसका एक ही विपरीत होगा 8 का, बाकी सारे पड़ोस में होंगे। तो 3 का अपोजिट 5 है, तो बाकी सारे इसके पड़ोस में होंगे। तो इसके पड़ोस कौन कौन है, 2 4 6 8। तो 3 का एडजेसेंट कौन कौन है, 2 4 6 8। जिस ऑप्शन में ये आपको नजर आया उसे टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। सवाल 18, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द अपोजिट ऑफ के, के विपरीत को ज्ञात करें। तो यहाँ पे 2 सरफेस हम लोग को जैसा डिस्कस किए, बस हम लोग को 2 सरफेस ढूंढना है, दो डाइस ढूंढना है जिसका एक ही सरफेस कॉमन हो। तो MRP है, KRS है, तो बस इस दोनों में देखिएगा RR कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो R जब एक सरफेस कॉमन मिल गया तो इसी के बेसिस पे आंसर आ जाएगा। R को लिख लेते हैं, R से क्लॉकवाइज जाएंगे, RMP RMP, R है तो R के नीचे R को, मतलब इसका अपोजिट लिखना है, लेकिन R को उसी पोजीशन पे करते हैं। R से क्लॉकवाइज S K R S K, तो P का अपोजिट K है, K का अपोजिट P, M का अपोजिट S, S का अपोजिट M और R का अपोजिट। तो R का अपोजिट यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक नया नजर आ रहा है P। तो आपसे जिस सवाल का भी जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब आपके पास है। K का अपोजिट पूछा जाएगा वो भी, उसका P का अपोजिट ये भी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि K का अपोजिट, तो K का अपोजिट कौन नजर आया दोस्त, P, मतलब K का विपरीत में हमारा P आंसर कंसिडर कर लिया। लेकिन किसी का भी अपोजिट पूछा जाए तो उसका आंसर आपके पास है। मतलब ये जब भी 2 डाइस आपके पास मिलेगा जिसमें एक ही सरफेस कॉमन है, तो उस बेसिस पे आप सभी सरफेसेस का अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। तो ये कंडीशन था अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ये था फोल्डेड डाइस। फोल्डेड डाइस बस इतना ही दोस्त। अगर ये जितना भी अभी तक आपको बताया गया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो उम्मीद है कि समझ में आना चाहिए, तो डाइस का मतलब फोल्डेड डाइस का एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। फोल्डेड डाइस बस इतना ही है, इसी से सवाल पूछे जाते हैं और इस सवाल का जवाब दे दिए तो एसएससी में आपको 2 अंक दिए जाएंगे और बाकी एग्जाम में 1 अंक दिए जाएंगे। तो ये बहुत ईजी कंसेप्ट था, आपको उम्मीद है ये पसंद आया होगा। फोल्डेड डाइस का कंडीशन इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा और फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ दोस्त कि 2 डाइस को बस आपको कैच करना है, जितनी भी डाइस आपको दिए जाए 2 डाइस को कैच करना है जिसमें सिर्फ एक सरफेस कॉमन होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप सभी सरफेसेस के अपोजिट के सरफेस को बता सकते हैं। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो यही है आपका फोल्डेड डाइस। अब हम लोग आते हैं दोस्तों ओपन डाइस में। ये है ओपन डाइस दोस्तों। जब एक डाइस को खोल दिया जाए, एक डाइस जो पैक होता है हमारा, कार्टून भी मान लीजिए, कार्टून को जब खोल दिया जाए तो अलग अलग शेप में नजर आएगा। तो ये कुछ शेप को मैंने रखा है, 5 शेप रखा है, और भी शेप होते हैं, लेकिन इसके फॉर्मेट से आपको सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 शेप रखा गया, इसमें आपको ये ओपन डाइस का हो गया, ओपन डाइस ये रखा गया। लेकिन इसमें ही ध्यान दीजिएगा, ओपन डाइस में क्वेश्चन क्या पूछता है उसमें थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन ओपन डाइस, जो भी डाइस होते हैं, फोल्डेड डाइस हो या ओपन डाइस हो, अल्टरनेट जो सरफेस होता है वो आपस में अपोजिट होता है। सीधा तात्पर्य इससे समझिए, एक डाइस है तो इसका अपोजिट कहाँ होगा दोस्त, आपको पता है कि बॉटम में होगा। तो ये बॉटम किधर से जाएगा, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, 4 रास्ते हैं। तो इधर से अगर जाता है तो ये एक छोड़ के दूसरा बॉटम,
इधर से एक छोड़ के दूसरा बॉटम, इधर से भी एक छोड़ के दूसरा बॉटम, और इधर से भी जाएगा तो एक छोड़ के दूसरा, मतलब एक छोड़ के दूसरा जो आ रहा है ये बॉटम आ रहा है, मतलब इसका अपोजिट आ रहा है। तो सिर्फ इसमें नहीं, कोई भी सरफेस को लीजिएगा, एक छोड़ के दूसरा जो आता है सरफेस वो अपोजिट सरफेस होता है, लेकिन एक ही फॉर्मेट में, वो मतलब एक ही वे में जाना चाहिए। ये नहीं कि एक चल के दूसरा इधर मुड़ गए, इधर जा रहे हैं तो इधर ही जाना चाहिए, इधर तो इधर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो सेम एक छोड़ के जो दूसरा होता है वो अपोजिट सरफेस होता है। तो इसमें फोकस करते हैं हम इस सवाल में। पहले एक छोड़ के दूसरा, जैसे तीन, तीन के बाद एक छोड़कर कौन है, एक, तो तीन का अपोजिट कौन हो जाएगा, एक। चार का अपोजिट कौन हो जाएगा, बिल्कुल सही पकड़ा, पांच, एक छोड़ के दूसरा। तो दो के बाद एक छोड़ के दूसरा तो कोई नहीं है, तो इसमें देख लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है तो ये इसका अपोजिट कहलाएगा। तो दो का अपोजिट कौन होगा, छः। तो एक छोड़ के दूसरा जो नजर आ रहा है वो अपोजिट कहला रहा है। तो दो के बाद एक छोड़ के दूसरा, तो एक छोड़ के दूसरा मतलब अल्टरनेट जो सरफेस नजर आ रहा है वो अपोजिट। तो यहाँ पे तो अपोजिट तो आसानी से पता चल गया दोस्तों कि तीन का अपोजिट पूछा जाएगा एक, चार का अपोजिट पाँच, पाँच का अपोजिट चार, छः का अपोजिट दो। तो ये इतना इजी फॉर्मेट होता है, इसलिए इसमें अपोजिट नहीं पूछा जाता है। तो ओपन डाइस में पूछा क्या जाएगा, तो ध्यान दीजिए ये एक ओपन है ना, इसे फोल्ड करेंगे तो एक पैक डाइस बन जाएगा, फोल्डेड डाइस इस टाइप का बन जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इसको फोल्ड करने के बाद ये चार ऑप्शन में से कौन सा डाइस बनेगा। मतलब सीधा तात्पर्य ये है कि इसको फोल्ड करने के बाद, इस ओपन डाइस को फोल्ड करने के बाद इस चार ऑप्शन में से बस एक ही ऑप्शन का डाइस बनेगा, बाकी ऑप्शन का डाइस नहीं बनेगा। तो आपको ये बताना है कि इसको फोल्ड करने के बाद कौन से ऑप्शन का डाइस आपका बनेगा। ये ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा, तो जैसा आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि जब भी कोई भी डाइस रहेगा तो उसमें एक सरफेस का एक अपोजिट होता है, चार पड़ोसी होता है। तो जो पड़ोसी होता है दोस्त, जैसे कि ये इसके पड़ोस में, दो का पड़ोस में कौन है, तीन। तो अगर ये दो और तीन को पड़ोस में रखा गया है तो दो का अपोजिट तो तीन नहीं होगा। तो उसी प्रकार से दो का अपोजिट कौन निकला था, छः। तो दो का अपोजिट अगर छः है तो ये तो इसके पड़ोस में नहीं होना चाहिए, तो यह दो छः तो पड़ोस में रख दिया गया, अपोजिट है, पड़ोस में कैसे हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका आउट। जो पड़ोसी जो अपोजिट है वो नेबर या एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक पाँच छः है, तो एक पाँच छः में से ध्यान दीजिएगा एक का विपरीत तीन है, तीन को विपरीत में पड़ोस में नहीं रखा। पाँच का विपरीत चार है, चार को भी नहीं रखा। छः का विपरीत दो है, मतलब दो को भी नहीं रखा। तो ये तीनों हमारा जो है एडजेसेंट रखा गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट को पड़ोस में नहीं रखा। फिर भी चेक कर लीजिए, एक चार पाँच, चार पाँच देखिएगा पड़ोस में रखा है, चार पाँच तो अपोजिट नजर आ रहा है, तो ये पड़ोस में कैसे हो सकता है, आउट। एक तीन चार है, तो एक तीन चार में देखिएगा एक और तीन, एक और तीन हमारा अपोजिट निकला है, तो ये अपोजिट है, ये पड़ोस में कैसे हो सकता है, ये भी हमारा डाइस आउट। तो इसके बेसिस पे हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो इसको ये इस बेसिस पे हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन इसको और थोड़ा सा कन्वीनियंट कर लेते हैं दोस्त। इसमें क्या करते हैं हम कि रो और कॉलम में बांट लेते हैं और सभी का अपोजिट लिख लेते हैं। जैसे दो का अपोजिट 6 है तो दो का अपोजिट हम 6 लिख लिए, चार का अपोजिट 5, चार का अपोजिट 5 लिखिए, और तीन का अपोजिट 1 तो तीन का अपोजिट 1 लिख लिए। इसको रो कॉलम में बांट दिए हम, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला रो में दो एलिमेंट है, दूसरा रो में भी दो एलिमेंट है, तीसरा रो में भी दो एलिमेंट है, मतलब ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो। हर रो में दो दो एलिमेंट है ना। अब चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन का डाइस इस दोनों में से एक, इस दोनों में से एक और इस दोनों में से एक, मतलब तीनों रो से एक एक एलिमेंट रखा हुआ, चाहे ये तीनों रखे, ये तीनों रखे, ये रखे, ये रखे, ये रखे, कोई भी रहे, लेकिन दोनों में से एक होना मैंडेटरी है, इस दोनों में से एक होना मैंडेटरी है, इस दोनों में से एक होना मैंडेटरी है। जो ऑप्शन रखेगा हमारा आंसर होगा। चेक कर लीजिए, 2 6 3, 2 6, ये तो दोनों को रख दिया, हमें एक ही रखना था, आउट। 5 1 6, 5 1 6, तीनों रो से एक एक लिया ना, हमारा आंसर। 4 1 5, 4 1 5, फिर दोनों को लिया, इसमें से तो कोई नहीं लिया, 4 5 इस दोनों को लिया और एक ही को लेना था, आउट। 1 3 4, 1 3, फिर 1 3, एक ही रो के दोनों एलिमेंट को ले लिया, मुझे एक ही एलिमेंट को लेना था, तो ये भी हमारा आउट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसे फोल्ड करने के बाद कौन सा ऑप्शन का डाइस बनेगा। तो सबसे पहले अपोजिट निकाल लीजिए, अल्टरनेट, ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट ई और डी का अपोजिट एफ। तो जैसा मैंने बोला रो कॉलम में बांट लीजिए, ए सी लिख लेते हैं, बी ई और डी एफ, ये हमारे लिख दिया गया, डी और एफ, इसको रो कॉलम में हमने बांट दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा दोनों एलिमेंट्स में से एक ही होना चाहिए, इस दोनों में से कोई एक ही है, इस दोनों में से कोई एक, जो ऑप्शन इस कंडीशन को फॉलो करेगा हमारा आंसर। देखते हैं डी ई एफ, डी ई एफ, ये क्या दोस्त, डी एफ तो एक ही रुका है, डी एफ एक ही रो में से एक ही एलिमेंट को लेना था, दोनों को लेना नहीं था, तो डी एफ
दोनों एलिमेंट को ले लिया, हमारा आंसर नहीं होगा। ए बी सी, फिर एक ही रो के दोनों एलिमेंट को ले लिया, आउट। बी डी ई, फिर एक ही रो के बी और ई को ले लिया, बी और ई को, आउट। सी एफ ई, अब आखिरी बचा, ये हमारा आंसर होगा, फिर भी चेक कर लीजिए, सी एफ ई, तीनों रो के एक एक एलिमेंट को लिया, हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अपोजिट पर निकाल लीजिए, डॉलर का अल्टरनेट कौन है, ये। परसेंटेज का अल्टरनेट कौन है, ये। तो एट द रेट का अल्टरनेट कौन होगा, इसका अल्टरनेट एक छोड़कर 2, तो यहाँ पे जो आएगा वो, मतलब कि ये। क्लियर है। रो कॉलम में बांट लीजिए, डॉलर का अपोजिट कौन निकला, स्टार। एट द रेट का अपोजिट कॉपीराइट, और परसेंटेज का अपोजिट रुपीज, इंडियन करेंसी रुपीज का ये सिंबल है। ठीक है दोस्तों, इसको रो कॉलम में बांट लेते हैं। अब तीनों रो में से एक एक एलिमेंट आपका होना चाहिए। थोड़ा सा क्लोजअप कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए, डॉलर परसेंटेज कॉपीराइट, तीनों रो से लिया है। इस रो से डॉलर, इस रो से परसेंटेज, इस रो से कॉपीराइट, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। फिर भी चेक लीजिए, क्रॉस चेक। एट द रेट रुपीज परसेंटेज, एट द रेट रुपीज परसेंटेज एक ही रो का है, आउट हो जाएगा। स्टार कॉपीराइट डॉलर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टार डॉलर एक साथ है, मतलब एक ही रो का है, इसको नहीं रख सकते थे, एक ही को लेना था, और ये भी आउट हो गया। रुपीज परसेंटेज स्टार, रुपीज परसेंटेज, फिर एक ही रो का दोनों एलिमेंट को यहाँ रख दिया है, रुपीज और परसेंटेज, ये भी हमारा आउट। क्लियर है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7 का अपोजिट कौन है, तो 7 का अपोजिट, इसका अल्टरनेट एक छोड़कर ये। 6 का अपोजिट एक छोड़कर 9, और 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट ये जो 4 टुकड़े, ये चारों टुकड़ों को मिलाकर इस प्रकार से जो आएगा वो, और ये उसी मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेशन में ही होना चाहिए, मतलब कि ये प्लस है तो प्लस के बाद डबल डॉट होना चाहिए, प्लस के बाद कहीं भी प्लस हो, यहाँ उसे मतलब नहीं है, प्लस के बाद डबल डॉट डबल डॉट के बाद सिंगल डॉट, डबल डॉट के बाद सिंगल डॉट के बाद डबल, फिर डबल प्लस, तो ये हमारा 5 का अपोजिट में कहलाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको रो कॉलम में हम लोग बांट लिए हैं, 5 7 और ये, तो 5 का अपोजिट तो ये है ना, तो ये मतलब ये एक ही रो का दोनों एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट को कैसे एक ही ऑप्शन में रख सकता है, ये तो आउट हो गया हमारा, क्योंकि हर रो से एक एक एलिमेंट लेना था। 9 6 फिर एक ही रो के दोनों एलिमेंट को ले लिया, ये भी हमारा आंसर है, आउट। इसमें देखिएगा, ये जो फॉर्मेट, ये जो 5 का अपोजिट है, ये पॉइंट टू पॉइंट एक क्रॉस बना रहा है, ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं, ये तो प्लस का मार्कआउट किया, उसके अंदर सिंबल रखा है, मतलब इस तरह से मार्कआउट होना चाहिए, ये इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर है। ये वैसा फॉर्मेट को रखा ही नहीं है, ये हमारा एरर फिगर को रखा, तो ये हमारा ऑप्शन आउट क्यों हुआ, फिर से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रॉस है, ये जो 4 टुकड़े को मिलाया गया, ये 4 टुकड़े इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस तरह से होना चाहिए था, ये प्लस मार्कआउट किया गया दोस्त। ठीक है, अब आखिरी ऑप्शन है, ये हमारा आंसर होगा, फिर भी चेक कर लीजिए। 9 7 और ये टुकड़े, तो 9 7 और ये टुकड़े, मतलब हर रो से एक एक एलिमेंट को रखा गया, हमारा आंसर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा डाइस का, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसका अपोजिट ये हो गया। क्लियर है। इसका अपोजिट ये एक छोड़कर ये हो गया, इस ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक, तो 2 ब्लैंक है, 3 ब्लैंक यहां रखा गया था, 3 ब्लैंक रखा गया था, जिसमें 2 ब्लैंक हमारा अपोजिट है। इस सर्कल का अपोजिट ये पूरा साइडेड पार्ट, और ये हाफ साइडेड का ये सिंगल, तो इसमें आपको अपोजिट ढूंढना है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। इसको रो कॉलम के बेसिस पे जैसे हम लोग बनाए वैसे भी कर सकते हैं, तो वैसे डिजिट या एलिमेंट या लेटर रहे तब तो ईजी है, लेकिन इसको अगर रो कॉलम बांटेगा तो ये फिगर बनाना पड़ेगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए इसको सिंपल सा वो फॉर्मेट पे सॉल्व करेंगे कि अपोजिट नेबर नहीं होता है। ये दोनों अपोजिट पार्ट है ना, जब ये दोनों अपोजिट पार्ट है फ्रेंड, तो ये अपोजिट को नेबर में कैसे रखा जा सकता है, ये तो हो नहीं सकता, मतलब ये डाइस गलत बनाया गया, आउट। ये तीनों के तीनों ब्लैंक पार्ट को रखा, 3 ब्लैंक पार्ट था हमारा, सरफेस था, तो तीनों ब्लैंक सरफेस को रखा, लेकिन 3 ब्लैंक सरफेस पे तो 2 सरफेस ब्लैंक वाला तो अपोजिट है, मतलब 2 अपोजिट ब्लैंक वाला तो एक साथ नहीं आ सकता था, तो ये भी हमारा आउट हो गया। क्लियर है। यहाँ पे एक और ये यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट ये पूरा साइडेड पार्ट तो रखा नहीं है। क्लियर है। इसका अपोजिट एक साइड पूरा ब्लैंक है, तो इसका अपोजिट जो पूरा ब्लैंक है हो सकता है पीछे रखा गया हो, और इसका जो एक ब्लैंक है इसका अपोजिट ये, तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको अगर रो कॉलम बांटिएगा तो ये आसानी से आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इसको देखिएगा, यहाँ पे एक हाफ साइडेड पार्ट ये वाला रखा है,
और ये दोनों यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, ये दो ब्लैंक वाले को रखा गया। इसका मतलब ये है कि जो दो ब्लैंक को रखा गया है तो पीछे जो तीन सरफेस है, क्योंकि तीन सरफेस नजर आ रहा है, तीन सरफेस तो नीचे पीछे कहीं छिपा हुआ है, और जो पीछे तीन सरफेस छिपा हुआ उसमें से ये दोनों को भी रखा गया होगा। ये सर्कल है, ये पूरा साइडेड। इसका मतलब जो छिपा हुआ है वो सर्कल और साइडेड पार्ट को रखा गया है, और सर्कल साइडेड अगर पीछे कहीं रखा गया तो वो तो पीछे होने के कारण पड़ोसी बन गया, और ये दोनों तो अपोजिट है, पड़ोसी कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये भी ऑप्शन आउट। तो ये हमारा आंसर कंसिडर करेगा। क्लियर दोस्तों? इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें से दो डाइस ऐसा नजर आएगा जो इसको फोल्ड करके बनेगा, तो उसमें कंफ्यूजन आपको आएगा कि दो डाइस ऐसा बन रहा है या कभी कभी तीन ऑप्शन का डाइस बनेगा। तो कभी कभी ऐसा आएगा कि एक ही जो ओपन डाइस है उसको फोल्ड करने पे इस ऑप्शन का भी डाइस बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, या ये भी बन रहा है, या कोई दो बन रहा है, या तीन बन रहा है, या चारों को चारों बन रहा है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन आएगा कि ये फिर आंसर क्या देंगे। तो उसमें एक और ऑप्शन आएगा दोस्तों, मान लो ये दोनों बन रहा है तो लिख देगा बोथ 1 and 2, अगर ये दोनों बन रहा है तो बोथ 1 और 4, अगर ये तीनों बन रहा है तो बोथ 1, 3rd and 4th। तो वैसा जब भी दो डाइस बने या तीन डाइस बने तो वैसा ऑप्शन भी दिया जाएगा, उसको आंसर टिक कीजिएगा और आंसर कंसिडर कर दीजिएगा। तो ये ओपन डाइस का कंडीशन था। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आई होप डाइस का ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, चाहे वो फोल्डेड हो या ओपन हो, यही कंडीशन होता है। फोल्डेड या ओपन जितने भी सवाल अब आपको किताब में मिले या प्रीवियस या प्रैक्टिस सेट में मिले, आप इसी कंसेप्ट के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं दावा करता हूं आपसे सभी सवाल का जवाब आसानी से अब आपके पास आ जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।